भारत का पहला गृह मंत्री मुसलमान रहा। उस दौर में 3 घटनाएं ऐसी घटी जिनके बारे में सिंह साहब जिक्र कर रहे थे। पूरे देश में उससे सवाल पूछना कम्युनलिज्म हो जाता, उससे घेरना कम्युनलिज्म हो जाता, ये राइट विंगर का दबाव हो जाता। उसके रहते हुए गुलाम नबी आजाद, सैफुद्दीन सोज, इन सब के रिश्तेदार यकायक उनको किडनैप कर लिया जाता है। किसी के बदले 27 आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं, किसी के बदले 7 छोड़े जा रहे हैं। और मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य नहीं है, अलग देश है, हम उस सेल्फ रूल को लेना है, उस शख्स के रहते हुए उसने अपनी लड़की का अपहरण का ड्रामा किया और खूनखार आतंकवादियों को छुड़वा दिया। वो आतंकवादी चले गए, मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन ये आतंकवादी जिंदा हैं अभी भी, ये अभी भी जिंदा हैं आपके बीच में। इनको कौन पकड़ेगा? इनके मुखौटों से नकाब कौन उतारेगा? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी का लीडर राज्यसभा में, मैंने इसलिए वाजे करा कि देखिए, मैंने रिजाइन नौकरी से इसलिए नहीं किया, मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना, मुझे अच्छा आदमी नहीं कहलवाना अपने आप से, जिनको शौक हो वो कहलवाएं। लिहाजा शायद यही वजह है कि मेरे मुंह से जो आप सुन रहे हैं वो किसी पार्टी की विचारधारा, किसी के खिलाफ, किसी के सपोर्ट पे नहीं है। वो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। 2007 में जम्मू कश्मीर के अंदर शरिया लागू करता है। जम्मू कश्मीर में डिबेट होती है कि जम्मू कश्मीर के संविधान में हम सेकुलर शब्द लाना चाहिए। पूरी ताकत से कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हो, बीजेपी का हो, बीजेपी में तो था ही नहीं, कांग्रेस का हो, सारी पार्टियों के मुसलमान इकट्ठे हो गए कश्मीर में कि नहीं नहीं, सेकुलरिज्म नहीं चाहिए हमको, यहां तो सिर्फ निजाम मुस्तफा हमारा आखिरी ख्वाब है। वो मक्कार जब दिल्ली में आता है और भारत की पार्लियामेंट में बैठता है तो कहता है कि इस मुल्क को इस सरकार के आने से के बाद टूटने का डर है, राइट विंग ताकतें बढ़ रही हैं, देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। उस मक्कार से कोई ये नहीं पूछता है कि तुमने 70 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर जो जो किया वो पाकिस्तान भी नहीं कर पाया, और तुम किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो भाई? तुमने यहां दबाव बनाया हिंदुस्तान में। हमको पता है दिल्ली में क्या क्या होता है कि जब इस बात की शुरुआत हुई कि अगर केपीएस गिल जिंदा हैं और पूरे पंजाब प्रांत के अंदर इतना भयानक आतंकवाद था, इतना ज्यादा लोग मारे जा रहे थे, तो मात्र एक केपीएस गिल ने पूरे आतंकवाद को हमेशा के लिए सुला दिया था। लेकिन कौन लोग थे सत्ता में? जरा अपने चेहरे से नकाब उठाएं और बताएं कि जब यह हुआ कि केपीएस गिल को जम्मू कश्मीर क्यों नहीं भेजा जा सकता, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो सेंसिटिव है, वहां मुसलमान रहते हैं, तो मुसलमानों का आतंकवाद जस्टिफाइड है और सरदारों का नहीं है, इसलिए वहां कोई ऐसा आदमी नहीं भेजा जाए जो सीधे तौर पे एक्शन ले। वहां पे नहीं भेजा जाएगा क्योंकि इस देश का मक्कार सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। कश्मीर समस्या को आपने उस नासूर को बड़ा होने दिया, सियासी लोगों ने बड़ा होने दिया, और इस देश की चुप्पी ने बड़ा होना दिया, जिसलिए मेरी आपसे शिकायत है। पहली बार नहीं हुआ है। 1990 में 3.5 लाख और 5 लाख कश्मीरी पंडितों को धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे उसका जिक्र करके ऐसे ही नहीं मारा गया। उससे पहले भी एक बार हो चुका है। इस देश ने कानून बनाया 1988 में, सिंह साहब, वो कानून बना मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस थ्रू आउट द कंट्री। उनका नहीं, हम ये नहीं मानेंगे, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में हजारों करोड़ों मुसलमान रहते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर एक राज्य था
जहां हिंदू माइनॉरिटी में था, उसकी संख्या कम थी। और वो मुसलमान जो सुबह से लेकर शाम तक नमाज, अल्लाह, रोज़ा, ईमान की बात करते हैं और सुबह शाम ये भी बताते हैं इस देश के हिंदुओं को कि इस्लाम में क्या कहा गया है, कुरान में क्या कहा गया है, हम एक वतन के लोग हैं, हुब्बुल वतनी की बात बताई जाती है, तमाम सारी बातें बताते हैं। लेकिन वो मुसलमान कश्मीर की वैली में नहीं गए ये बताने के लिए कि 19 जनवरी 1990 को हम सब लोग वहाँ थे, किस तरीके से मस्जिदों में हथियार रखे गए थे, किस तरीके से मस्जिदों से अजानें दी जाती थीं, अल्लाह का नाम लिया जाता था, कुछ कुरान की हदीसों का कुरान के बहुत सारे जो वो होती हैं उसमें सूरा, उनका जिक्र किया जाता था। और ये जिक्र करने के बाद ये सिलसिला 1 महीने तक चला। रात में जिन मस्जिदों की पवित्रता को खंडित किया तो उस मुसलमान ने किया, किसी हिंदू ने नहीं किया। और आपने कहा कि टीकालाल टपरू, कल उनकी शहादत होगी, उनके घर के बाहर रात में कागज चिपकाया गया और सुबह उनका कत्ल हो गया। और कहा कि यहां जो हिंदू हैं वो यहां से चले जाएं या मौत का सामना करें, हमें कश्मीर चाहिए हिंदू पंडितों के बगैर और पंडित औरतों के साथ। ये नारे कहीं कोई गली कूचे में नहीं लग रहे थे, पूरी दुनिया को पता है भारत का मीडिया क्या करता है क्या नहीं करता है, दुनिया के मीडिया के पास सारा रिकॉर्ड है, सब देखिए जा करके। लेकिन हम खामोश रहे। हमको लगा कश्मीर की प्रॉब्लम है, हमसे क्या फर्क पड़ता है, हम तो बरेली में ठीक हैं, हम तो दिल्ली में ठीक हैं, हम तो अलीगढ़ में ठीक हैं। यही वजह थी कि जब 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को धर्म के नाम पे इस्लाम का जिक्र करते हुए जब आपने रेप किया, मर्डर किया, कई सारे लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, आप में से किसी ने कोई जुलूस नहीं निकाला माय डियर। इस देश में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। और वो गंगा जमुना तहजीब कहने वाला मुसलमान, सुबह से शाम तक हिंदुस्तान के लोगों को कुरान के बारे में बताने वाला मुसलमान, चाहे वो बरेलवी सेक्ट का हो, चाहे वो देवबंदी सेक्ट का हो, चाहे अहले हदीस का हो, किसी ने कोई जुलूस इस मुल्क में नहीं निकाला कि इतना बड़ा सानेहा हो गया, हमें तकलीफ है, हमें दुख है। झूठे और मक्कारी के आंसू भी किसी ने नहीं बहाए। लेकिन जो लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं ना सेकुलरिज्म का, मेरा उनसे पूछना है, इसी हिंदुस्तान में हमने देखा कि एक तरफ तो आपका रूप है कश्मीर, दूसरा है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को तो सेकुलर रहना चाहिए और मुसलमानों को कमलर रहना चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात है भाई कि मुसलमान तो अपने एजेंडे पे रहेगा कि कश्मीर में हिंदू नहीं बच सकता। कश्मीर में आप धर्म के नाम पे मारेंगे, मालदा में मारेंगे, कैराना में मारेंगे, और फिर आप पूरे हिंदुस्तान से ये भी उम्मीद करेंगे कि वो सेकुलर रहे। माफ कीजिएगा, ये सेकुलरिज्म का बुखार इस मुल्क से बड़ा धीरे धीरे बाहर जा रहा है। और ये इसलिए देखिए, खतरा ये नहीं है। आप सब लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि भारत बहुत सुरक्षित है। 12 साल पाकिस्तान रहा हूं मैं, जन्म भी मैंने वहां हुआ जहां पाकिस्तान की शुरुआत हुई। सही नहीं बताते हैं लोग, इतिहास गलत बताते हैं। मेरे एक्स साथी हैं, 2 फ्रॉड बड़े जबरदस्त इस मुल्क में क्रिएट किए गए, क्रिएट होने दिए। एक साहब का नाम था सर सैयद अहमद खां अग्रवाल साहब, डॉक्टर साहब, आप भी वहीं से पढ़े हुए, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूं। आप डिग्री लेके आ गए, मैं पैदा भी वहीं हुआ और डिग्री लेके नहीं आया। मेरे वालिद साहब वहां थे। मैं देखिए कुछ बात को हार्डकोर रियल फैक्ट्स पे कह रहा हूं, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों को हंसी ना आए। उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक नैरेटिव चलाया गया, ये मैं नहीं कह रहा, इसी हिंदुस्तान में संभल की एक जगह है मुरादाबाद के पास, बड़े अजीज़ दोस्त हैं हमारे, बड़े दानिश्वर हैं,
दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर के लिए जाते हैं, शुद्ध 24 कैरेट के मुसलमान हैं और इतने बड़े मुसलमान हैं कि उन्होंने नाम के आगे भी इस्लाम लगाया हुआ है। मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है प्रोफेसर आरिफुल इस्लाम। उन्होंने सर सैयद पे किताब लिखी है और हम तमाम सारे लोग उस दौर के हैं जब हमने अलीगढ़ में बहुत मूवमेंट देखा। उन्होंने अपनी किताब में ये कहा है कि सर सैयद ने अब कभी ये जुमला नहीं बोला कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत सी दुल्हन है, एक आंख हिंदू है, एक आंख मुसलमान है, अगर एक भी खराब हो गई तो कैसे लगेगी। ये झूठ और फ्रॉड इस देश में चलाया गया क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकली करेक्ट वही था, वो पॉलिटिकली सूट कर रहा था कुछ लोगों को। उनकी 20 साल की रिसर्च, जिसको हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में कोट किया जाता है सर सैयद के बारे में, उनसे जब मैंने पूछा कि तमाम बातें लिखी लेकिन इसके बारे में नहीं लिखा, बोले पुष्पेंद्र ये झूठ क्रिएट किया गया इस देश में मुसलमानों के साथ रहने के लिए कि देखिए साहब सर सैयद के बारे में, और सर सैयद ने जितनी नापाक हरकतें की थी उसको जस्टिफाई कर दिया गया। इसी तरीके से हमारे मुल्क में उनको भी खिताब अंग्रेजों ने सर का दिया था। वैसे ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेज लोग समझदार थे, समझदार लोगों को ही खिताब सर का देते थे। एक और साहब थे जिनके बारे में भारत का एक तराना उन्होंने दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वगैरह वगैरह, और ये लेमन जूस हम पिछले 65 साल से चूस रहे हैं। नहीं देखिए, मैं उसके कंटेंट पे नहीं जा रहा कि कंटेंट अच्छा हो सकता है, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। इकबाल साहब को कहा साहब उन्होंने, लोगों ने सुना, सुन रहे लोग आज भी। उन्हीं इकबाल साहब ने 29 दिसंबर को 1930 में इलाहाबाद के अंदर मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सदारती खिताब में क्या कहा, जरा उनका वो भी चरित्र पढ़ लें। उन्होंने कहा कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो मुस्लिम स्टेट हैं उन्हें अलग होना चाहिए, और वो लंदन गए, वो आए, ये बात अलग है कि 1938 में वो चल बसे। लेकिन उन्होंने एक तराना और लिखा जिसके बारे में जिक्र नहीं करते, और हमारे मुसलमान भाई जो गंगा जमुना तहजीब अपने सर पे लेके घूमते वो ये बताते नहीं आपको। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एक तराना लिखा जिस तराने का नाम है मिल्ली तराना। उस मिल्ली तराने की 2 ही लाइन बता देता हूं कि कितना जबरदस्त सेकुलरिज्म की बौछार उन्होंने की थी उसमें। उसकी 2 लाइनों में है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन ये नरेटिव नहीं पता चला, अंग्रेजों को पता चल गया। उन्होंने कहा ये आदमी काम का है, इसको भी सर का खिताब दे दो। हमने इतिहास में अपनी तत्कालिक जरूरत के लिए हमने बौनों को महान बना दिया और महानों को बौना बना दिया। बीमारी है कुछ, बताई कुछ जा रही है, दवा कुछ दी जा रही है, और फिर कह रहे ठीक नहीं हो रही। लिहाजा लगता है मुझे कि भारत का मीडिया, भारत के दानिश्वर लोग, उनको लगता है कि कुछ बातें कहते रहो, ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। अभी पिछले दिनों बहस हो रही थी कश्मीर के सिलसिले से, तो हमारे यहां नैरेटिव देखिए कैसे क्रिएट किए गए हैं। अफजल गुरु हालात का मारा हुआ था बेचारा, ये कहा गया, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है, ये भारत के संविधान को हलफ लेकर के जो मुख्यमंत्री बनी है वो ये कहती है कि अफजल गुरु हालात का मारा हुआ था। जाकिर नायक मैसेंजर ऑफ पीस, एक पीस तो हम पहले ही देख चुके थे 47 में, अब पता नहीं कौन सी पीस दिखा रहा है वो हमको। इसके बाद बटला हाउस का इनकाउंटर हुआ था, आप सबको पता है, 2 राष्ट्रवादी 3 राष्ट्रवादियों को मार दिया था भारत की पुलिस ने, है? उनके बारे में कहा गया ये तो फेक इनकाउंटर है। भारत के सरकार की एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठी हुई एक महिला रात भर रोई ये सुन के कि ये फेक इनकाउंटर में 2 गरीब मुसलमानों को मार दिया गया है।
बुरहान वानी का जब फौज ने मर्डर किया, उसको मारा घेर करके, तो एक मोहतरमा ने कहा इनोसेंट बॉय ऑफ ए पुअर हेडमास्टर। 26/11 के बारे में मैं आपको बता चुका, हिंदू आतंकवाद खड़ा हो गया इस देश में। लेकिन कल परसों एक घटना हुई है, एक घटना हुई है। हम में से कितने लोगों ने कहा वो इनोसेंट बॉय था बेचारा, जिसने न्यूजीलैंड में इतने लोगों को मार दिया, वो भी तो इनोसेंट होगा? वो नहीं हो सकता? वो क्यों नहीं हो सकता? वो भी हालात का मारा होगा। उसने अपनी पोस्ट में लिखा है, कम से कम वो ईमानदार है, उसने बताया तो मैंने क्यों मारा। वो झूठ नहीं बोला। उसको हमारी तरह गंगा जमुना तहजीब का फ्रॉड नहीं चाहिए, उसको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है। उसने अपने पूरे स्टेटमेंट में जब ये कार्य करने गया, उसने लिखा मैंने क्यों मारा। और उसने कहा कि जो लोग इस्लाम का और कुरान का, हदीस का हवाला लेकर के जब किसी की हत्या करते हैं तो पूरी दुनिया में जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो नहीं होती। जिस वक्त बस चढ़ाई गई लंदन में, कुछ लोगों के ऊपर जो बस चढ़ा दी गई थी, उसमें एक बच्ची बैठी हुई थी 8 साल की। वो बच्ची जिस खिलौने से खेल रही थी, वो बच्ची न तो सुन सकती थी न बोल सकती थी। उसको पता ही नहीं चला, बस चढ़ गई उसके ऊपर। उस आदमी को, उस शख्स को सारी रिकॉर्ड पे आ गया है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ये भारत सरकार के डॉक्यूमेंट ने या बीजेपी आरएसएस के ने कहां से कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है। जाके देखें कि उसने क्या लिखा है, कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड में ये शांति प्रिय देश के लोग, ये शांति प्रिय धर्म के लोग वहां जाकर के उत्पात मचा रहे हैं, जो हालात क्रिएट इन्होंने लंदन में कर दिए हैं, फ्रांस में कर दिए हैं, सब जगह ऐसे हालात पैदा इन्होंने कर दिए हैं कि जो लोग जिंदगी में कभी अमानवीय नहीं हो सकते, उनको ये अमानवीय बनाने पे तुल गए हैं। उस लड़के ने इसलिए मस्जिद में घुस के मारा क्योंकि वहां थोड़ी देर पहले ही बांग्लादेश की टीम क्रिकेट की थी, वो वहां आने वाली थी, वो वहां नहीं आई या वो वहां से चली गई। ये जो माइग्रेंट गए हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के कल्चर को बर्बाद कर दिया है, जो रेप को जस्टिफाई करते हैं, और हमारे मित्र ये पवन जी बैठे हुए हैं, ये बहुत पढ़ते हैं। स्वीडन में एक नोट जारी हुआ है, और वो नोट क्या है? नोट में यह कहा गया कि मुसलमानों, तुम हमारी औरतों को ले जाना चाहते हो, उनको सेक्सुअल अब्यूज करना चाहते हो, कर लो, लेकिन खुदा के वास्ते मांस रेप मत करना। यह नोटिस स्वीडन में निकला है। या नहीं, वो लोग लड़ नहीं सकते, यहां तक कंप्रोमाइज कर लिया है कि हमारी औरतों, लड़कियों को अगर तुम ले जाते हो तो तुम्हें जो कुछ करना है करना, लेकिन मांस रेप मत करना। यह ऑफिशियली जारी हो रहा है। उनकी दयनीय स्थिति देखिए। लेकिन जिस वक्त म्यांमार से मुसलमान भाग करके पूरी दुनिया में जा रहे थे, तो एक किसी ने तस्वीर छाप दी कि एक बच्चा समुद्र के किनारे पड़ा है, पूरी दुनिया की मानवता जग गई, हिंदुस्तानियों की मानवता जग गई। लेकिन आज उनके लिए कोई नहीं बोल रहा है जो उनको फेस करना पड़ रहा है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों से, बगैर किसी लाग लपेट के, दुनिया में 2 बातें ध्यान रखिएगा। आपके पास किताब है, किताब में जो लिखा है वो करिए, लेकिन उसके बारे में झूठ मत बोलिए। झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलेंगे तो पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वही होगा। और हिंदुस्तान तो 700 साल तक इसी इस्लामिक रूल के तहत गुलाम रहा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे देश आजाद होने के बाद भी आज मालूम है क्या होता है? सलमानी, रहमानी, फारूक, बेग, ये सब आते हैं छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए टेलीविजन पे। वो आए, वो कुर्ता छोटा पहने या पजामा पहने, ये मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखिए इसी मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के इतिहास में पढ़ाया जाता है, जो पाकिस्तान में बताया जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान में बड़े सारे मुसलमानों की ख्वाहिश कुछ ऐसे ही है। और इस ख्वाहिश के बारे में मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान का एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, एक्सट्रीम सेकुलर जर्नलिस्ट, जिनका अब देहांत हो गया कुछ दिन पहले, कुलदीप नैयर साहब की बात कर रहा हूं मैं।
कुलदीप नैयर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि पूरा पाकिस्तान बनने के बाद आज तक उनको इस बात का दुख है, और भारत में भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि जो मुग़ल यहाँ आए थे, उन्होंने अंग्रेज़ों ने उनसे हुकूमत छीनी थी, अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया और हमारा पाकिस्तान बना के हमको अलग कर दिया। और आज हिंदुस्तान में मुसलमान जब तक अपने उस ग्लोरी को जो बाबर से शुरू हुई थी, औरंगजेब से होते होते अकबर तक ख़त्म नहीं हुई, जब तक वो प्राप्त कर लेगा नहीं, तब तक ये गज़वाए हिंद पूरा नहीं होगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, उन मुसलमानों के बारे में ये बात कुलदीप नैयर कह के गया है। लिहाजा जिस गज़वाए हिंद को आप नहीं जानते हैं, जिस दारुल हरब और दारुल इस्लाम के बारे में आप नहीं जानते हैं, मुसलमानों से ज़्यादा इस देश के हिंदुओं को जानने की ज़रूरत है। कुरान शरीफ को पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हिंदुओं को है। मुसलमानों ने तो 1400 साल पहले ही पढ़ लिया था, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते। उन्होंने जो कुछ बता दिया गया है वो ज़ेर ज़बर हट ही नहीं सकता। नहीं हटाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो ये मानते हैं कि दुनिया में उस किताब के बाद किताब की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी PhD करने जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि पुलवामा के बाद जो हुआ, एक फिल्म बनी थी पुलवामा से पहले, उरी, उसके बारे में आपने देखा होगा, पूरे देश में बड़े नारे लग रहे थे, सब जगह बड़ा एक एक्साइटिंग माहौल था। उस फिल्म बनी, वो फिल्म में था हाउस द जोश, जो भी हो। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहां एक PhD करने वाले स्टूडेंट ने अपने ट्विटर पे लिखा, हाउस द जैश। ये एक बात नहीं है, ये एक किसी इंडिविजुअल का कृत्य नहीं है, ये सोच बताती है, ये थॉट की बात है। मैं बार बार कहता हूं कि ये चौथा युद्ध जो पानीपत का इस मुल्क में होने वाला है, कल हो, परसों हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, ये हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, ये वैचारिक क्रांति लड़ा जाएगा। आपका दुश्मन आपके बीच में बैठा है। 70 साल में उसने इस देश के संविधान के तहत जायज नाजायज ऐसी चीजें ले रखी हैं कि आप उनको हटाना शुरू करेंगे तो 100 साल लग जाएंगे। इसलिए मैं आर्टिकल 35 है जम्मू कश्मीर में क्या है उसको बहुत ब्रीफ में इसलिए बताना चाहता हूं कि जब हमने ये PIL दाखिल की थी, तब शायद हमें ये गलत फहमी थी कि पूरे देश को पता चल जाएगा, लेकिन 4 साल होने के बाद हम 3 साथियों में थे, एक साथी का मर्डर हो गया, लेकिन ये मुहिम नहीं रुकी। लेकिन 35A संविधान जुडिशरी से ज्यादा महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए, जो आपको बताया नहीं गया। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला की नाजायज मांगों को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए राष्ट्रपति से एक आदेश दिलवाया। कहा कि आप ये आदेश दे दें। राजेंद्र प्रसाद ने मने किया कि ये तो इलीगल है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा इसमें कुछ मामलात हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तमाम जो कन्वर्सेशन है ये मेरे पास ही नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। शेख अब्दुल्ला की डिमांड थी कि भारत का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट हूं, मेरा भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कहा आप प्रधानमंत्री हो जाइए। आप सबको याद होगा शुरू के दिनों में कई सालों तक जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, वजीर आजम हुआ करता था। वहां की असेंबली की उम्र 6 साल है। उसी के चलते एक नाजायज काम करवाया गया और 14 मई 1954 को भारत के संविधान में एक धारा के नाम पे राष्ट्रपति के एक आदेश को जोड़ा गया जिसको आर्टिकल 35A कहते हैं। तो ये आखिर आर्टिकल 35 है। मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। यहां तमाम कोई लीगल ईगल बैठा हो, मुझे बता दीजिए कि क्या भारत के संविधान में कोई चीज जोड़ी या घटाई किसी एक आदेश से हो सकती है? क्या भारत की पार्लियामेंट के दोनों सदनों के बाद होगी? लेकिन आप माफ कीजिएगा, सरकारों ने छुपाया समझ में आता है, जिनका एजेंडा था समझ में आता है, जिनके फायदे था उनका एजेंडा समझ में आता है, लेकिन पूरा भारत का समाज सो रहा था क्या? हम तो बड़ी छोटी छोटी बात के ऊपर आंदोलन करते हैं।
आर्टिकल 35A के तहत यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि वो हिंदुस्तान के किसी नागरिक को जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे या न दे, यह ताकत उसके पास है। यही आर्टिकल 35 है जो जम्मू कश्मीर में भारत के लोगों को जमीन खरीदने, कारोबार करने से रोकती है। यही धारा है जो भारत के किसी लड़के से जम्मू कश्मीर की लड़की अगर शादी कर लेती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी राइट है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यहां तक भी ठीक है, लेकिन आप इसकी आगे की मक्कारी देखिए कि 14 मई 1954 को जब आपने ये लागू किया तो आपने भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि आपने बना दिया, हमें दे भी दिया आपने, लेकिन हम इसके लागू होने की डेट 1944 से काउंट करेंगे। मुझे नहीं पता कि जो बड़े विजनरी हुआ करते थे उस जमाने के, बड़े बड़े विजनरी थे उस जमाने के, उनकी विजन को क्या हो गया था। ये रूहेलखंड की विजन है कि मैं दोबारा से आपको बता पा रहा हूं। यह कहा गया कि 44, आप सबको पता है कि करारदाते पाकिस्तान, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने का प्रस्ताव लाहौर में 1940 में पास हो चुका था। उस वक्त जितने लोगों को आना था वो सब आ चुके थे। 45, 46, 47 सियालकोट से ट्रेन चलती थी जम्मू के लिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यहां जो शातिर बैठे हुए थे, 1957 की बात बता रहा हूं मैं, 1957 के शातिर लोगों ने नेहरू जी से जब यह कहा कि हम इसको 1944 से काउंट करेंगे, तो नेहरू जी ने कहा यह भी ले लो। तो उसमें हुआ क्या? उसमें जो हुआ वो बड़ा शर्मनाक है, वो दुखदाई है। वो भारत जो दुनिया में यह क्लेम करता है कि हमसे बड़ा दुनिया का कोई लोकतंत्र नहीं है, उसके ऊपर एक बदनुमा दाग है। आपने 1944 की कट डेट मानी, 1945, 46, 47 के अंदर जब वहां मारकाट शुरू हुई तो वहां से लोग जब भाग के आए हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में आके सेटल कर गए, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर रहने लगे, गली गली मोहल्ले रहने लगे। आप देखिए कि इस मेरी बात को थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करिए, थोड़ी देर के लिए उस पर ध्यान दीजिए जो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात कह रहा हूं। यह घटना 1957 की है, जिसको जम्मू कश्मीर में आना था वो आ चुका था। जो जम्मू कश्मीर के किनारे सड़कों पे जहां रह रहा था वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस वक्त जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि 1944 मांगा, दे दिया। उसका फायदा क्या हुआ और झूठ और मक्कारी क्या हुई